दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपने अधूरी ज़िंदगी का पार्ट 1 सुना, जिसमें आपने रमेश के बचपन से लेकर के उसके विवाह से होते हुए आत्महत्या तक की कहानी सुना। तो क्या वास्तव में रमेश ने आत्महत्या की या नहीं की? आगे आइए जानते हैं इस पार्ट में। रमेश के ससुर एक अध्यापक थे। अध्यापक की बुद्धि सामाजिक गतिविधियों में व्यतीत होती है। उन्हें कौन कार्य कब करना होता है पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। मास्टर साहब रमेश का पत्र लेकर पुलिस स्टेशन में इस आशय से गए कि रमेश आत्महत्या करने वाला है। पुलिस दल रमेश को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। राम प्रसाद के प्रयास से रमेश पुलिस स्टेशन से रिहा होकर अपने घर आ गया। रमेश के मन में आत्मग्लानि हुई। रमेश ने अपना मन पढ़ाई की ओर से उन्मुक्त कर लिया। रमेश की पत्नी का नाम मंगला था। रमेश का रूप रंग जहाँ साफ एवं स्वच्छ था, वहीं उसकी पत्नी सांवली थी तथा कुरूप थी। वह अपने सास से लड़ती थी। वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी। लड़ाई एवं संघर्ष उसे प्रिय था। कभी सास से और कभी रमेश से लड़ती तो कभी मोहल्ले वालों से। पूरा मोहल्ला मंगला से भयभीत रहता। धीरे धीरे रमेश पत्नी की आदतों से वाकिफ हो गया। वह अब अपनी पत्नी से दूर रहकर अपना संपूर्ण ध्यान पढ़ाई की ओर लगाता था। रमेश की कड़ी मेहनत रंग लाई और वह पुनः इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। रमेश की पत्नी मंगला अपने पति के रूखे व्यवहार को देखकर दुखी रहने लगी। एक दिन रमेश के घर में अकेला था। उसकी पत्नी मंगला ने उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहा, लेकिन रमेश बचकर घर से बाहर हो गया। उस दिन मंगला के मन में विद्रोह के तेवर उत्पन्न हुए। रमेश हमेशा मंगला से बचने का प्रयास करता। रमेश ने मन में सोचा कि मंगला एक अध्यापक की पुत्री है। मास्टर अपनी लड़की को यदि ना भी पढ़ाए तब भी कुछ माता पिता के संस्कार उसमें आ ही जाते हैं। लेकिन मंगला में माता पिता के संस्कार का गुण नहीं था। मंगला ने पुनः पति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसे पूर्णतया सफलता नहीं मिली। हाँ, कुछ सफलता अवश्य मिली। पति और पत्नी के गुपचुप वार्तालाप को सुनकर राम प्रसाद का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उन्हें महसूस हुआ कि अब रमेश अपनी पत्नी को चाहने लगा है। धीरे धीरे मंगला का मन ससुराल में लगने लगा। कुछ आदतों में परिवर्तन हुआ, लेकिन झगड़ा फसाद का गुण वह त्याग ना पाई। मंगला के पिता मास्टर साहब पुत्री को देखने कर्मा आए। मंगला ने पिताजी के साथ मैके जाने की बात अपने सास से की। सास ने बहू की बात मान ली और मंगला मैके जाने लगी। मैके जाते वक्त मंगला ने पति को समझाया कि मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना, लेकिन रमेश तो इस इंतजार में था कि कब वह बला मेरे से दूर हो। रमेश निश्चित हनुमान चालीसा पढ़ता कि हे भगवान, इस सुंदरी से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। वह बेचैन था और हनुमान जी ने सहज ही उसके दुख को दूर कर दिया। रमेश की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद राम प्रसाद चिंतित रहने लगे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि रमेश को पढ़ने के लिए शहर भेजें, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि वे रमेश को शहर भेजते। राम प्रसाद के रिश्तेदारों को भी कोई पैसे वाला नहीं था जिससे राम प्रसाद पैसे की मांग करते। रमेश के पिता के सामने एक विकट समस्या थी, जिसके हल का उपाय राम प्रसाद के मस्तिष्क के परे था। उन्होंने रमेश के ससुर से अपनी व्यथा व्यक्त की, लेकिन मास्टर साहब उन्होंने रमेश के ससुर को अपनी व्यथा व्यक्त की, लेकिन मास्टर साहब साफ मुकर गए। उन्होंने कहा, राम प्रसाद जी, लड़का आपका है। अगर वह पढ़ लेगा तो पैसे आपको देगा, मुझे तो नहीं देगा। मेरी तो केवल लड़की है। यदि रमेश ना भी पढ़ सका तो लड़की के भरण पोषण की व्यवस्था मैं कर लूँगा। वैसे भी रमेश से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वह आगे निकल ही जाएगा। आजकल तो बीए एमए घूम रहे हैं, उन्हें कौन पूछ रहा है। फिर रमेश पढ़ लेगा तो क्या पता
कल वह हमारी बेटी को छोड़ भी सकता है, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। हाँ, अगर मेरी लड़की की बात होती तो मैं सोचता। राम प्रसाद को मास्टर साहब से ऐसी आशा नहीं थी कि वे दो टूक जवाब दे देंगे। फिर भी राम प्रसाद का मन सत्य अवश्य था। रमेश के ससुर का व्यंग बाण राम प्रसाद के कोर कोर को झंकृत कर गया। वे विवश थे। परिस्थिति राम प्रसाद को पराजित कर रही थी, लेकिन राम प्रसाद विकट परिस्थितियों में भी अपने को अपराजित महसूस कर रहे थे। मास्टर साहब के कथन से राम प्रसाद को सबक मिला। उनका स्वाभिमान जागृत हुआ। उन्होंने हिम्मत करके रमेश को शहर में पढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी। रमेश अपने मन की अंकगणित कल्पनाओं को साकार करने के लिए शहर चल पड़ा। रमेश पहली बार गांव की दुनिया से विदा होकर शहर के डगर पर पग बढ़ा रहा था। इस यात्रा के पूर्व उसे अपने जीवन में शहर जाने का कभी सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ था। रमेश को माता पिता से दूर रहना होगा तथा शहर के लोग कैसे होंगे, कहाँ उसे रहने का ठिकाना मिलेगा, यह प्रश्न रमेश को आत्मा को झकझोरने लगा था। शहर रमेश के लिए एक प्रकार के जेल की ही भांति प्रतीत हो रहा था। वह एक झोला लेकर तथा अपना प्रिय पहनावा कुर्ता पैजामा पहन कर ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन से यात्रा करना रमेश के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पूर्व कई बार छोटी मोटी यात्रा रेल से कर चुका था, लेकिन शहर की ट्रेन यात्रा उसकी प्रथम यात्रा थी। रेल का डिब्बा मुसाफिरों से खचाखच भरा था। उसमें कुछ अच्छे तथा कुछ कच्चे मुसाफिर भी बैठे थे। इसी समय एक जेबकट ने लोगों की आंखों को बचाकर एक संभ्रांत मुसाफिर के पॉकेट को साफ करने का प्रयास किया। डिब्बे में काफ़ी हो हल्ला मच गया। रमेश ने उस जेबकट को हाथ साफ करते देख लिया था, लेकिन वह यह सोचकर शांत रहा कि कौन सा झमेले में पड़े। डिब्बे के पूरे मुसाफिर उस जेबकट को खोजने लगे। जेबकट शायद नौसिखिया था, वह भाग नहीं पाया। अंततः मुसाफिरों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद ज्ञात हुआ कि वह जेबकट बीए पास है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली थी। उसका पूरा परिवार उसी के ऊपर आश्रित था, इसलिए पेट पालने के लिए उसे यह धंधा अपनाना पड़ा। मुसाफिरों के अत्यधिक मार से उस जेबकट की हालत बहुत खराब हो गई थी। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, फिर मुसाफिरों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई थी। रमेश जेबकट की मन स्थिति में निमग्न हो गया। जेबकट के प्रति रमेश के मन में दया के अंकुर स्वतः उत्पन्न हो गए। उसने मन में विचार किया कि आखिर उसमें उसका दोष कहाँ पर है। कितने अरमानों की थाली सजाकर उसने बीए की पढ़ाई की होगी। उसके माँ बाप बीए पास करने के बाद खुश हुए होंगे, लेकिन बीए पास करने के बाद उसे समाज में उसे क्या मिला। जहाँ भी उसने नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया होगा, वहाँ उसे उपेक्षित किया गया होगा। बैंक भी उद्योग धंधों के निम्नत शायद इसे कर्ज न दिया होगा। गरीबों को इस जमाने में कौन पूछता है, कौन उसका हमदर्द बन सकता है। कुछ क्षणों के लिए रमेश जेबकट के हृदय में प्रविष्ट होकर अपने आप से सवाल करता है, लेकिन प्रश्नों का सही हल उसका मन न दे सका। उसे खुद अपना जीवन नजर आने लगा। वह बीए पास करने के बाद क्या बनेगा? चोर उचक्का जेबकट? नहीं, वह चोर उचक्का जेबकट नहीं बनेगा। वह समाज का एक अच्छा नागरिक बनेगा। वह अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करेगा, उनका नाम रोशन करेगा। भला कौन लड़का चोर उचक्का बनना पसंद करेगा? शायद जेबकट को सही शिक्षा और सही संस्कार ना मिला होगा, इसलिए वह चोर उचक्का बन गया होगा। रमेश यही सोचता विचारता सो गया कि शहर कैसा होगा, मैं विश्वविद्यालय कैसे पहुंचूंगा, यहाँ आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा, किसी ने मेरी जेब तो नहीं काट लिया है। यही विचारधाराएं उसके मस्तिष्क में गुंजारित हो रही थी। फिर उसका ध्यान अपने ससुर पर गया। क्यों उन्होंने मेरी शादी कर दी? जब तक इंसान खुद अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। फिर मुझे ससुराल में मिला ही क्या है। मेरे मित्रगण तो दहेज में बहुत सामान पाए थे।
ससुराल वालों ने मेरा अपमान किया है। मेरे ससुराल में मेरी नहीं बल्कि मेरे चाचा ने मेरा अपमान किया है। मेरे ससुराल में मेरी नहीं बल्कि मेरे चाचा की इज्जत होती है। मेरे पिताजी को भी वे लोग नहीं पूछते हैं। वहाँ के लोग मुझसे घृणा करते हैं। शायद मैं गरीब था, मेरी गरीबी का फायदा उठाया गया है। लड़की के पिता भी ऐसे गरीब को खोजते रहते हैं और अपनी कन्या को उसके गले बांधकर वैवाहिक कर्म की अनौपचारिकता से मुक्त हो जाते हैं। तभी तो मेरे ससुर मास्टर साहब ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है। मेरी पत्नी मुझसे घृणा करती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। इसी कारण पत्नी मुझसे विमुख रहती है। तो क्या मैं आत्महत्या कर लूँ अथवा अपनी पत्नी को जान से मार डालूँ? नहीं, ऐसे कुत्सित विचारों से मुझे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मेरे ससुर राम प्रसाद दहेज कम देने के कारण दहेज के आरोप में मुझे जेल भिजवा देंगे। उनकी पहुंच बहुत ऊंची है। फिर मैं क्या करूं? आखिर इस भयानक षड्यंत्र से मुझे कैसे मुक्त मिले? यदि मैं अपना घर छोड़कर भाग जाऊं तो मेरे माता पिता परेशान होंगे। फिर मेरी पढ़ाई कैसे होगी? मेरे ससुर के संबंध मंत्रियों एवं विधायकों से हैं, वे मुझे गिरफ्तार करा सकते हैं। आखिर यह मेरी अपनी व्यथा है, मैं अपना दुख किससे कहूँ? शायद इस दुख का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो दुख एवं पीड़ा की गठरी मेरे ऊपर रख दी गई है, मैं उससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे इस दुख की गठरी को लेकर आगे बढ़ना होगा। जीवन एक गाड़ी है, यदि गाड़ी एक पहिया कमज़ोर होगा तो जीवन की गाड़ी एक पहिए से कैसे चलेगी? यदि मैं पढ़ लिख कर अफसर भी बन जाऊंगा तो मेरी पत्नी से निभेगी नहीं। मेरे मित्रों को पत्नी पढ़ी लिखी होगी। जब वे मेरी पत्नी के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा? सब मेरा उपहास करेंगे। मैं मास्टर साहब को पत्र लिखूंगा कि वे मंगला को पढ़ाएं। शायद मास्टर साहब मेरी बात मानकर मंगला को पढ़ा दें, लेकिन वे मंगला को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनके परिवार में लड़कियों को कोई कीमत नहीं होती है। लड़की तो उनके घर की नौकरानी मात्र होती है। घर का कार्य करना ही उनके परिवार की लड़कियों का धर्म होता है। फिर मास्टर साहब अपने आप को इतना सभ्य एवं प्रभावशाली मानते हैं, लोग उनकी दृष्टि में फालतू भीड़ और बेकार लगते हैं। वे अपने लड़कों को अच्छी तालीम देते हैं, लेकिन लड़कियों को शिक्षा दीक्षा उनके परिवार में वर्जित है। लेकिन अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो इसको प्रथा को तोड़ने का प्रयास करूंगा। रमेश ऐसे ही ख्वाबों में निमग्न हुआ था कि टिकट निरीक्षक उसे जगाया और रमेश से टिकट मांगा। तो क्या रमेश के पास टिकट था या नहीं था, या फिर टिकट निरीक्षक यानी टीटी ने उसे पकड़ करके ले गया, पुलिस के हवाले किया? इसकी जानकारी के लिए आगे की हम पार्ट में सुनते हैं कहानी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बेल जरूर बजा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल पे कमेंट करिए, जो कहानी आपको सुननी हो उस कहानी का नाम मुझे कमेंट में लिखिए। मैं उस कहानी को कोशिश करूँगा अपने चैनल पे डालने के लिए। और हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। और इस कहानी को सुनने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।